बच्चों कैसे हो बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बेटा कराने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोल क्या होता है। और ध्यान रखना आपके नीट एग्जाम के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बेटा ये आधार बनाता है। जिस बच्चे को मोल के बारे में अच्छे से पता है, जिसने रटा नहीं है, उससे देखना पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं, क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनते हैं। तो आज का ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बहुत बेसिक से शुरू करूंगा, ए टू लेकर जेड तक जाएंगे बेटा, तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है। बट आगे बढ़ने से पहले एक मैं छोटी सी बात, एक दिल की बात आप लोगों से बेटा करना चाहूंगा। जब आप लोग 9th में थे या 10th में थे तो आप लोगों ने एक सपना देखा था, और वो सपना क्या था? वो सपना था कि आपकी बॉडी पर वो व्हाइट कलर का एप्रन, वो डॉक्टर वाला कोट, वो आप लोग पहनना चाह रहे थे बेटा। आपने कई बार उसको इमेजिन भी किया है ना। तो उसकी शुरुआत इस चैप्टर से होती है भाई, उसकी शुरुआत इस चैप्टर से होती है। और शुरुआत अगर स्ट्रांग होती है, अगर आधार आपका स्ट्रांग है, तो बिल्डिंग भी बेटा बहुत ऊंची खड़ी होगी उस पर। तो ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और इसको रटना नहीं है। किसी भी स्टेटमेंट को हम याद नहीं करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, और जब समझ के करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। तो शुड वी स्टार्ट नाउ? तो चलो बेटा शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज के इस सेशन में क्या क्या टारगेट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो बेटा सबसे पहली चीज आज जो हम करने जा रहे हैं वो है, हम सबसे पहले सीखेंगे कि एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं। आपको पता है ना एटॉमिक वेट क्या होता है? एक एटम का वजन। तो वो कैसे निकाला जाता है? आपने रटा है अभी तक कि भाई सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। वो कैसे आते हैं, क्या मतलब है उसका, ये सारा कुछ अपन लोग आज सीखेंगे। ठीक है, उसके अलावा बेटा हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड ग्राम। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो बेटा आज उसको हम प्रूव करेंगे कि भाई, ताकि कंफ्यूजन रहे ना बिल्कुल। ठीक है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे हम कैसे आते हैं। उसके अलावा मैं आपको कराऊंगा कंसेप्ट ऑफ मोल। क्या है ये मोल? याद नहीं करना कुछ भी, समझेंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है बेटा। आज का छोटा सा सेशन है बट मजेदार होगा बेटा। उसके अलावा क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो मैं आप लोगों को आज इस सेशन में मैं कराऊंगा बेटा। तो शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? तो दिल थाम के बैठो बेटा, शुरू करते हैं। पूरा फोकस करना, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, साथ साथ बेटा उससे बात करना, कमेंट करना। ठीक है, इन्वॉल्व होना है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं आज का ये ऑसम वाला टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। इसको बेटा एनसीईआरटी में सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी दिया हुआ है। ठीक है, अब भाई सबसे पहले इस पर आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है, क्योंकि इस चैप्टर से ही केमिस्ट्री की शुरुआत होती है एनसीईआरटी में। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन यही आ रहा है, सर केमिस्ट्री शुरू करा रहे हो तो ये बता दो ना केमिस्ट्री होता क्या है। चलो मैं बताता हूं केमिस्ट्री होता क्या है। आप लोगों ने मैटर सुना है ना? मैटर क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। अरे मैटर होता है एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। 5वीं 6ठी क्लास से सुनते आ रहे हो तुम लोग। कोई भी चीज जिसका कुछ मास है और कुछ वॉल्यूम घेर रही है उसको अपन मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसका कुछ वजन है ना, मास है ना, और कुछ वॉल्यूम भी घेर रहा है, तो ये मैटर है। अरे मैं क्या हूं? मैं दीपक वशिष्ठ, अरे मैं भी मैटर हूं क्योंकि मेरा कुछ मास है, मैं वॉल्यूम घेर रहा हूं। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके सामने लैपटॉप है, वो भी मैटर है। तो ठीक है भैया, मैटर है, समझ में आ गया। अब भाई केमिस्ट्री जो बोली जाती है ना, केमिस्ट्री बोली जाती है इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में सब कुछ जानना कि भाई मैटर किसका बना हुआ है, क्या प्रॉपर्टीज है, सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो आई थिंक पहली चीज क्लियर हो गई, केमिस्ट्री क्या होता है। यस, केमिस्ट्री इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर। आई थिंक मेरे बच्चों को दिमाग में रहेगा। तो जो हमने अभी बोला है तो हम उस चीज को बेटा पहले लिख लेते हैं। तो चलो पहले अपन देखते हैं। चलो मैं आपको व्हाइट से लिखवा देता हूं, या येलो ठीक रहेगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या होता है बेटा? तो केमिस्ट्री इज द
डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर। ये चीज याद रहेगी सबको भाई, मैटर किस चीज का बना है, क्या बीमारी है, मतलब ये सब जानना मैटर के बारे में, ठीक है। केमिस्ट्री इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर। चलो यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चों को। और मैटर क्या होता है? अरे भैया हर चीज मैटर ही तो है, जो तुम देख रहे हो मैटर ही तो है। जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो वो भी तो मैटर है, क्योंकि उसका कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम घेर रही है, ठीक है। तो बस मैटर की पढ़ाई आपकी केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है भाई। तो अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो हमें बेटा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री मैटर की पढ़ाई है। और मैटर को बेटा सबसे पहले अच्छे से लॉजिकली एक्सप्लेन किया डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने। आपने डाल्टन का नाम सुना होगा ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन ने एक्सप्लेन किया कि जो मैटर है ना दुनिया में, मैटर कंसिस्ट ऑफ, इसने बोला ये बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स का बना होता है, और उन पार्टिकल्स को इसने नाम दिया एटम्स, ठीक है। तो डाल्टन ने मैटर को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, और इसने ऐसा बेटा प्रपोज किया कि दुनिया में जो भी मैटर है वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स का बना होता है, और उन पार्टिकल्स को नाम दिया एटम। क्लियर हो गया यहां तक? तो ठीक है भाई, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाल्टन प्रपोज्ड दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ very small particles, very small particles। तो लोगों ने पूछा अरे कितने स्मॉल पार्टिकल? तो इसने बोला अरे इतने छोटे होते हैं कि तुम इसे और छोटा तोड़ नहीं सकते। एटम इतना छोटा है, एटम इंडिविजिबल है, उसको और छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। हाँ, और चलो मैं तुम्हें फील करवा देता हूं एटम। अरे एटम इतनी छोटी चीज है भाई साहब कि तुम एक एटम तो छोड़ो, 1 करोड़ एटम भी अगर मैं चिपका के रख दूंगा ना, तुम तब भी अपनी आंख से देख नहीं पाओगे। सच्ची इतना छोटा है भैया, ठीक है। हाँ, तो डाल्टन प्रपोज दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है, पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। और इसने बोला एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, मतलब मैटर की सबसे छोटी जो यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट, वो एटम है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। तो अभी तक कितने पॉइंट क्लियर हैं? समराइज करते हैं अभी तक मैंने क्या क्या बोला है, मेरे साथ समराइज करो। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री मैटर की पढ़ाई है। और फिर डाल्टन ने बोला मैटर किसका बना हुआ है, मैटर एटम का बना हुआ है। तो सुनो बेटा, अगर मैटर एटम का बना है तो मैटर की अगर प्रॉपर्टी जाननी है तो पहले एटम की सारी प्रॉपर्टी जाननी होंगी। अगर एटम की सारी प्रॉपर्टी जान जाएंगे तो मैटर की अपने आप पता लग जाएंगी अपन को। तो यस, अगर मुझे केमिस्ट्री जाननी है तो मुझे मैटर को जानना होगा, और बट मैटर बना है एटम का, तो अगर केमिस्ट्री जाननी है तो मुझे पहले एटम के बारे में सब कुछ जानना होगा, एटम की सारी प्रॉपर्टी जाननी होंगी। एटम की प्रॉपर्टी मतलब सर, अरे एटम की प्रॉपर्टी मतलब जैसे एटम का वेट, एटम का साइज, एटम का स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके की एटम की सारी प्रॉपर्टीज अगर हम जान जाएंगे तो हम सब कुछ मैटर के बारे में जान जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, तो चलो एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री तो होती है मैटर की पढ़ाई, बट मैटर बनाए एटम का, तो केमिस्ट्री हम बोल सकते हैं इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ एटम, मतलब एटम की सारी प्रॉपर्टीज की पढ़ाई। चलो क्लियर हुआ? तो चलो आओ, अब सबसे पहले इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी में है वो है एटम की प्रॉपर्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें पढ़नी है अभी। एटम का वेट कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक वेट जिसको बोलते हैं बेटा, वो कैसे निकाला जाता है। अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग प्रकार के एटम होते हैं, जैसे गोल्ड का एटम अलग होगा, उसका कुछ वजन अलग होगा ना, अलग साइज होगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। कार्बन, कोयला, कोयले कार्बन के एटम अलग प्रकार के होंगे, उनका वजन अलग होगा। तो भाई जो ये अलग अलग एलिमेंट है, इनके एटम्स का जो वजन होता है वो कैसे निकाला जाता है, ये अब हम सीखने जा रहे हैं, और ये इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। करें शुरू, करें, बोलो बोलो बोलो। यस करते हैं बेटा जी। अब हमें सीखना है एटम का वजन कैसे निकाला जाता है। तो चलो, अब इसको निकालने से पहले ना मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूं, ऐसी जनरल चीज, सुनना बहुत ध्यान से। अरे एटम का वजन नापने की तो बात छोड़ो भाई, यहाँ पे हमें क्या करना है, एटम का वजन नापना सीखना है कि भाई कैसे मेजर करेंगे एटम का वजन। अरे इसको छोड़ो,
अरे दुनिया में किसी भी चीज का वजन नापना है तो देखो कैसे नापा जाता है, उसके लिए एक बेसिक चीज यूज की जाती है, समझना। अब जैसे कि बेटा जी आपने मुझसे पूछा, अरे दीपक वशिष्ठ सर आपका वजन कितना है, तो भाई मेरा वजन नापना था, तो देखो कैसे नापा गया। होता क्या है बेटा, दुनिया में कोई भी चीज नापनी है ना तो हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं, हम नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी एक स्टैंडर्ड मानती है, ठीक है। अब दीपक वशिष्ठ का वजन नापना था तो देखो कैसे नापा गया। पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी मिल बैठती है, मिल के डिसाइड किया उन्होंने कि इतने बड़े लोहे के टुकड़े के वजन को 1 किलो बोलेंगे। अरे 1 किलो का बाट देखा है ना तुमने, अरे बोलो देखा है ना, तो वो क्या क्या वो भगवान जी ने लिख के भेजा है 1 किलो है, नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी ने माना कि इस वजन को पूरी दुनिया 1 किलो बोलेगी, ठीक है। तो भाई ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि भाई ये वजन, इतना वजन 1 किलो है, ये स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है भाई, मान लिया स्टैंडर्ड। फिर सर उसके बाद, और ये मानती है साइंटिफिक कम्युनिटी, ठीक है, हाँ, कि इतना वजन ही पूरी दुनिया 1 किलो मानेगी, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। जो भी चीज मान लेते हैं ना वो स्टैंडर्ड, ठीक है, ओके। अब तुम्हें दीपक वशिष्ठ का वजन नापना है, तो दीपक वशिष्ठ का आपने वजन कैसे नापा, आपने दीपक वशिष्ठ के वजन को, आपने दीपक वशिष्ठ के वजन को इस वजन से, स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया, और आपने देखा कि ये तो 70 गुना है इस वजन का, तो आपने बोला सर आप 70 किलो के हो। समझ में आया मेरे बेटा, दुनिया में किसी भी चीज का वजन नापना है तो कैसे नापा जाता है, समझ में आया। हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं भाई, हमने चलो बड़ी चीजों का वजन नापने के लिए एक स्टैंडर्ड मान लिया 1 किलोग्राम। अब आपको मेरा वजन नापना था, आपने मेरा वजन कैसे नापा, आपने मेरे वजन को इस स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया, और आपने देखा दीपक वशिष्ठ का वजन इस स्टैंडर्ड के वजन का 70 गुना है, तो आपने बोला सर आप 70 किलो के हो। समझ में आया मेरे बेटा, दुनिया में कोई भी चीज नापनी है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड मानो, फिर उस चीज के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करो और देखो कितने गुना है। तो बेटा दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल किसी भी चीज का वजन नापने का। क्लियर हो गया अच्छे से। अब सेम चीज अगर एटम का वजन नापना है तो एटम का वजन नापने के लिए भी तो कोई स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा ना। अब आप कहोगे क्यों सर, स्टैंडर्ड माना तो है, वजन नापने का स्टैंडर्ड 1 किलो है तो सही। अरे बच्चे, एक एटम इतना छोटा होता है कि एक एटम तो क्या, मैं 1 करोड़ एटम भी चिपका के रख दूंगा ना तब भी आप अपनी आंख से नहीं देख पाओगे। बट अगर मान लो एक एटम के वजन को नापने के लिए अगर तुम स्टैंडर्ड 1 किलो लेते हो क्या, तो फिर क्या एक एटम के वजन को 1 किलो से कंपेयर कर पाओगे? अरे वो एक एटम जिसको तुम देख भी नहीं सकते, तो बेटा ये अनकंपेरेबल हो जाता है, मतलब हाँ, तो इसीलिए ये एक अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। तो एटम क्योंकि बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, दिखता भी नहीं है, तो उसका वजन इतना कम है, तो उसका स्टैंडर्ड भी, उसका वजन नापने के लिए जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा वजन या कंपेरेबल होना चाहिए। अरे स्टैंडर्ड कंपेरेबल होना चाहिए ना। हाँ, तो बेटा एटम का वजन नापने के लिए सारे साइंटिस्ट फिर से मिल बैठे और मिलके जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया, मिलकर जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया बेटा उसी को बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान रखना, आपका वजन नापने का जो स्टैंडर्ड है वो किलोग्राम है, बट एटम्स का वजन नापने का जो स्टैंडर्ड है वो एएमयू है, एटॉमिक मास यूनिट। आजकल इसी को प्यार से अपन यूनिफाइड मास बोलने लगे हैं या केवल यू, बात सेम ही है बेटा, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। एटम्स का वजन नापने का स्टैंडर्ड क्या है मेरे बच्चों, एटम्स का वजन नापने का स्टैंडर्ड है एएमयू। अब सर ये भी तो कोई वजन होना चाहिए भाई, जैसे आपका वजन नापने का स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम है, कुछ वजन है ना, तो ऐसे ही एटम का वजन नापने का भी जो स्टैंडर्ड है वो कोई वजन होना चाहिए। बहुत बड़ा वजन होना चाहिए, बहुत छोटा, ये वाला बताओ। अरे बहुत छोटा, एटम के ही वजन के मुकाबले का होना चाहिए, ठीक है। तो भाई दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिल बैठे और उन्होंने मिलकर डिसाइड किया, देख क्या डिसाइड किया, किसको, किस वजन को 1 AMU बोला, उन्होंने एक कार्बन एटम लिया, वो भी कार्बन 12 वाला। दो आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, कार्बन 14 नहीं लिया, कार्बन 12 लिया, उसका एक एटम का कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना। अरे एक एटम कार्बन 12, अरे एक एटम का वजन तो बहुत छोटा होगा ना, बट कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो यस, तो एक कार्बन 12 एटम का वजन ले लिया, वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ऑब्वियस है बहुत छोटा वजन होगा।
एक कार्बन एटम का, और इस वजन का भी 1/12वां हिस्सा, इस वजन का भी 1/12वां हिस्सा जो वजन होगा, इसको इन्होंने बोला 1 AMU। इसको अपने दिमाग में रख लो बेटा, ये क्वेश्चन पता होना चाहिए हमेशा। व्हाट इज 1 AMU? एक कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा। 1/12th पार्ट ऑफ वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज 1 AMU। क्लियर हो गया? कोई आज के बाद पूछे व्हाट इज 1 AMU, बता दोगे? यस। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन, ठीक है भाई, एटम का वजन निकालने का स्टैंडर्ड पता लग गया 1 AMU। और 1 AMU क्या होता है? कितना वजन है? ये बहुत छोटा सा वजन है। कितना है? अरे एक कार्बन एटम, एक कार्बन 12 एटम के वजन का भी 1/12वां हिस्सा है ये। ठीक है सर, समझ में आ गया? अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, सर कार्बन ही क्यों लिया, ऑक्सीजन क्यों नहीं ले लिया, नाइट्रोजन क्यों नहीं, गोल्ड क्यों नहीं ले लिया? तो इसका भी मेरे बेटा जवाब है, ठीक है, अभी बताऊंगा। बट हाँ, कार्बन एटम इन्होंने लिया, क्यों यही लिया, इसके भी जवाब है, आगे हम बताएंगे। ठीक है, अब ठीक है भाई, स्टैंडर्ड मान लिया। अब बताओ, स्टैंडर्ड मान लिया इन्होंने एटम का वजन नापने का 1 AMU, और वो होता है 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब सर, अब कैसे निकालेंगे एटॉमिक वेट? एटॉमिक वेट बोलते हैं एक एटम के वजन को। तो देखो कैसे निकालते हैं। अरे फिर से आ जाओ, फिर से वापस। आपने मेरा वजन कैसे नापा था? आपने मेरे वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया था। अब मैं आपसे कहता हूं, आप निकालो एटॉमिक वेट। क्या निकालो मेरे बेटा? मैं आपसे कह रहा हूं, आप एटॉमिक वेट निकालो ऑक्सीजन का। किसका निकालोगे एटॉमिक वेट? एटॉमिक वेट का मतलब एक एटम का वजन। अब एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो मेरे बेटा कैसे निकालेंगे? आपने मेरा वजन कैसे निकाला था? बताओ कैसे नापा था? मेरे वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया था। सेम वे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट नापना है, तो क्या करोगे? वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करोगे ना। और एटम का वजन निकालने का स्टैंडर्ड क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। सच्ची बोलो, समझ में आया? अरे भाई, मेरा वजन कैसे नापा था मेरे बच्चे? मेरे वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया था, और आपने देखा कि मेरा वजन इस स्टैंडर्ड के वजन का 70 गुना है, तो आपने बोला सर आप 70 किलो के हो। सेम वे अगर एटम का वजन नापना है तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन के एक एटम का वजन नापना है तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करेंगे। अब सर ये कैसे कंपेयर हो? तो वही बता देता हूं बेटा। एक मशीन आती है मास स्पेक्ट्रोमीटर, जब तुम कॉलेज में जाओगे ना तो वहां पे आपको दिखेगी लैब में मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो बेटा वहां पे ये प्योरली देखो एक्सपेरिमेंटली हो सकता है, ये निकल सकता है। तो वहां पे हम ऑक्सीजन का वजन निकालते हैं, है ना, फिर कार्बन का निकाल के फिर रिलेट कर देते हैं। एक्सपेरिमेंटली ही निकलता है ये मेरे बेटा। अभी तो सोचे इसको थ्योरेटिकली कर लेगा, नहीं कर पाएगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर कि एक ऑक्सीजन एटम का वजन इस पूरे वजन का 16 गुना होता है। तो हमने बोला ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। 16 क्या स्टैंडर्ड क्या है? AMU। तो 16 क्या मेरे बेटा? 16 AMU हो गया। सच्ची बोलो, समझ में आया नहीं आया? अरे झूठ ना बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भाई ये एक्सपेरिमेंटली निकलता है। ऐसे तू सोचे कि भाई यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लेगा, नहीं। बट हाँ, किसी एक एटम का तो निकाल सकते हैं। पूछो किसका? बोलो, यहाँ निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना याद कराया गया है? जल्दी बोलो, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना याद कराया गया? 12 ना। उसको तो देखो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट की जरूरत भी नहीं है। देखो कैसे। अब मुझे निकालना है एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का एटॉमिक वेट निकालना है, तो देखो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा भाई? ऑक्सीजन में कैसे निकाला था? ऑक्सीजन के एक एटम के वजन के स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया था। सेम वे कार्बन 12 एटम का एटॉमिक वेट निकालना है, तो क्या करेंगे? कार्बन 12 के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करेंगे। तो चलो आओ, तो कैसे करेंगे कंपेयर? ऊपर में लिखेंगे वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, नीचे में क्या करेंगे? स्टैंडर्ड से कंपेयर। स्टैंडर्ड क्या होता है एटम का वजन नापने का? 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम मेरे बच्चे। यस बच्चों, अब देखो वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, ये तो सेम ही होगा ना। कट गया, 12 पलटी मार के मेरे बेटा ऊपर आ गया। ले जी ले, कंपेयर AMU से किया था, तो कार्बन के एक एटम का वजन, कार्बन के एक एटम का वजन 12 AMU। बोलो प्रूव हो गया नहीं हो गया? अब ईमानदारी से बोलो मेरे बेटा जी को समझ में आ गया? आसान है ना?
तो ध्यान रखना बेटा, आपको जो एटॉमिक वेट याद कराए गए हैं ना, कि ऑक्सीजन का 16 ना, कार्बन का 12, उसका मतलब समझ में आया? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 AMU, तो इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन के एक एटम का वजन इस स्टैंडर्ड के वजन का 16 गुना आता होगा एक्सपेरिमेंटली। अब मान लो तुम्हें याद कराया गया है सोडियम का, तो ध्यान रखना आपको जो भी एटॉमिक मास याद कराए गए ना बेटा, वो इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए, इसके रिलेशन में याद कराए गए। और ये जो एटॉमिक मास होते हैं ये रिलेटिव हैं, एब्सोल्यूट मास नहीं है जो आपको याद कराए जाते हैं ना बेटा एटॉमिक मास, ये रिलेटिव मास है। और वो किसके रिलेशन में है? वो इसके रिलेशन में है बेटा। क्लियर हो गया अच्छे से? अब बताओ, अब तुम मुझे मतलब बताना, मैंने नहीं बताना। आयरन का एटॉमिक मास आपको 56 याद कराया जाता है, 56 क्या? 56 क्या? 56 AMU होता है, ठीक है? हाँ, तो क्या मतलब हुआ उसका? क्या मतलब हुआ उसका? मतलब ये हुआ आयरन के एक एटम का वजन इस वजन का 56 गुना आया होगा, तो ये मतलब होता है। क्लियर हो गया बेटा एटॉमिक मास का? बहुत बढ़िया। और ये रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास नहीं होते। क्लियर हो गया यहां तक? बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसी बात के ऊपर मेरे बेटा क्वेश्चन आया हुआ है। यस बेटा क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ है मैं अपने बच्चों को दिखाता हूं। एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं समझ में आ गया मेरे बच्चों को अच्छे से? हाँ, तो बेटा देखो, कंसेप्ट अगर अच्छे से आता है, अब तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर कंसेप्ट अच्छे से आता है ना, तुम खुद देखोगे क्वेश्चन तुमसे बहुत आसानी से बनेंगे, ठीक है? और ना मानो ना, तो देख लो इस क्वेश्चन के थ्रू, आपको पता लग जाएगा बेटा कितना आसान होता है। और एक बार जब क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं ना भाई साहब, क्वेश्चन सॉल्व होने जब आपसे शुरू होंगे ना, तो आपको पढ़ने में ना अलग लेवल का मजा आएगा। तो बेटा जब पढ़ाई में मजा आता है ना, तो फिर अलग ही, फिर तो मतलब पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। और जिस दिन पढ़ाई से प्यार हो गया, सिलेक्शन बेटा कोई रोक ही नहीं सकता। सिलेक्शन 100% होगा तुम्हारा, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से होगा। तो चलो आओ, अब जो हमने एक स्टेटमेंट हमने देखी कि एटॉमिक मास कैसे निकलते हैं, हमने समझा, उसी का न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ये रहा। चलो करो, करके बताओ, करके बताओ, कम ऑन एवरीवन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो देखते हैं बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ 1/18 into weight of carbon 12 atom is taken as standard instead of 1/12 into weight of 1 carbon atom। मतलब बेटा जनरली स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है 1/12 into weight of 1 carbon 12 atom। मतलब यही स्टैंडर्ड है बेटा, जो भी हमें एटॉमिक मास याद है अभी तक वो इसी के रेस्पेक्ट में याद है। बट अब ये कह रहा है कि अगर स्टैंडर्ड ये ना मान के, अगर स्टैंडर्ड ये मान ले, तो कह रहा है तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? भाई नॉर्मली स्टैंडर्ड क्या होता है? आपको जो एटॉमिक मास याद है वो तो इसके रेस्पेक्ट में याद है ना, 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। बड़े कह रहा है इसको स्टैंडर्ड ना मान के अगर इसको स्टैंडर्ड मान ले तो कितना एटॉमिक मास हो जाएगा। तो चलो करते हैं, कर रहे हैं। चलो अब ध्यान से देखो बेटा, आप बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको कितना याद है? कितना याद कराया गया है? 14। 14 क्या? AMU। और वो कैसे आया होगा पता है ना कैसे आता है? नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक मास निकालना है तो कैसे निकालते हैं मेरे बेटा? वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम को, वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करेंगे। नॉर्मली स्टैंडर्ड क्या होता है बेटा? नॉर्मली होता है 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में तो आपको याद है कि आपको जो भी एटॉमिक मास याद कराए गए वो इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। तो बताओ एक नाइट्रोजन एटम का वजन इसके मुकाबले कितने गुना आता है? कितना होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास? अरे 14 होता है ना, तो यस ये 14 गुना आ जाएगा, बिल्कुल 14 गुना आ जाएगा नाइट्रोजन के एक एटम का वजन इसका, है ना? क्योंकि आपको याद है ना नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, और आपको याद इसी के रेस्पेक्ट में कराया जाता है। बट ये तो पूछ ही नहीं रहा, ये पूछ रहा है अगर स्टैंडर्ड ये ना मान के अगर ये मान ले तो नया एटॉमिक मास कितना होगा? तो घबरा मत, अगर स्टैंडर्ड ये तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन के एक एटम के वजन को अब इससे कंपेयर करेंगे यार, है ना? तो अब नया एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम को अगर स्टैंडर्ड ये है तो इससे कंपेयर करेंगे बेटा, 1/18 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब इसके मुकाबले ये कितने गुना है ये हमको पता नहीं है, यही तो निकालना है। यही तो कह रहा है कि अगर स्टैंडर्ड ये माना तो एटॉमिक मास कितना होगा नाइट्रोजन का, ये कितना है इसके मुकाबले,
हमें नहीं पता, मान लो x टाइम्स है, x गुना है, तो x इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। अगर स्टैंडर्ड ये है, यही तो निकालना है, ठीक है। अब क्या करो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, ये। अब बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चे, वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम सेम होगा, कट गया। अरे ऑब्वियस है, वेट ऑफ वन कार्बन एटम, वेट ऑफ वन कार्बन एटम सेम होगा, कट गया, बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या आ गया, 14/x। और देखो यहाँ पे 1/1/12, पलटी मार के 12 ऊपर आ गया, 1/1/18 ये इधर आ गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21, x कितना आ गया 21। लो जी, अगर स्टैंडर्ड ये लेंगे, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास x कितना आ गया, 21 आ गया, तो नया रिलेटिव एटॉमिक मास 21 हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, सच्ची बोलो, समझ में आ गया तो यस 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 लिख दो मेरे बेटा, आग लगा दो कमेंट सेक्शन में। सच्ची बोलो मेरे बच्चों को समझ में आया ना अच्छे से। अरे ये वही वाली बात है, स्टैंडर्ड चेंज करा है ना। नॉर्मली तुझे याद तो जो होते हैं एटॉमिक मास वो इसके रेस्पेक्ट में याद होते हैं, अब इसने स्टैंडर्ड ही चेंज कर दिया तो बेटा रिलेटिव मास चेंज हो जाएगा। अरे ये वही वाली बात है, जैसे आपका वजन किलोग्राम में कुछ और होता है, बट अगर मैं पाउंड में निकालूं तो पाउंड में अलग आएगा ना। अरे पाउंड में अलग आएगा ना, तो स्टैंडर्ड चेंज हो गया। तो वही वाली बात है यार यहाँ पर भी। अब किसी भी एलिमेंट का अगर आपको स्टैंडर्ड चेंज करेगा तो नया रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लोगे ना। ध्यान रखना, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास चेंज नहीं होता, रिलेटिव मास चेंज होता है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होता है, एब्सोल्यूट मास तो यार फिक्स है ना हर चीज में, है ना। हाँ तो ठीक है, चलो ठीक है। आई थिंक अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेटा कर लोगे अच्छे से। तो देखो ये होता है फायदा, अगर आपने कंसेप्ट को समझा है तो आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले यार आपको पता होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा अपन लोग आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही मजेदार चीज मैं आपको कराता हूं। अब आपको मजा आएगा, पक्का वाला मजा आएगा। जिस चीज को हम रटते आए थे आज तक बेटा वो आज आपको प्रूव कर देंगे हम। उसके बाद देखो फिर क्वेश्चन कितनी आसानी से बनेंगे आपसे, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड ग्राम, इसको छोड़ो, मैंने आपको पूछा या आपने देखा होगा बेटा किताबों में, चलो मैं नॉर्मली आपसे पूछ रहा हूं, चलो बात करते हैं आपस में, ठीक है। मैंने बोला कि भाई बता बच्चे बता ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, तो आप में से बहुत सारे बोल रहे होंगे अभी 16। अरे 16 क्या, 16 क्या, 16 एएमयू, 16 क्या एएमयू। यस, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एएमयू। भाई एटॉमिक मास एएमयू में निकलता है क्योंकि एएमयू से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड एएमयू है, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 एएमयू, ठीक है। बट आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, किताबों में कई जगह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखा होगा 16 ग्राम। बोलो बोलो, देखा है ना, देखा है ना, एटॉमिक मास लिखा होगा 16 ग्राम। अब तुम कंफ्यूज यार, एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का वजन, और वो तो एएमयू में निकालते हैं हम लोग। बट ये किताबों में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम क्यों बोलता है, एएमयू बोलना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कई जगह किताबों में आपने देखा होगा 14 एएमयू ना लिख के 14 ग्राम लिखा होगा। तो आपके मन में डाउट, यार एएमयू होना चाहिए, ग्राम क्यों लिख रहे हैं। तो एएमयू और ग्राम सेम चीज है क्या, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। चलो देख लेते हैं कि सेम चीज है एएमयू और ग्राम या नहीं है। देखें देखें देखें, चलो आओ ध्यान से देखना बेटा, सच्ची बताओ, सबको पता है व्हाट इज 1 एएमयू। अरे बताओ 1 एएमयू किसको बोलते हैं। अरे स्टैंडर्ड क्या था, 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है भैया। दिस इज 1 एएमयू, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, बहुत बढ़िया। मैंने फिर अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मास स्पेक्ट्रोमीटर ऐसी मशीन है कि वो इंडिविजुअल एटम्स का भी वजन निकाल देती है। यस, तो बेटा देखा गया है मास स्पेक्ट्रोमीटर से कि एक कार्बन एटम का वजन ग्राम में 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम होता है बेटा। एक कार्बन एटम का वजन 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर से आता है ये, ठीक है। और इस वजन का भी 1/12वां हिस्सा, इस वजन का भी 1/12वां हिस्सा इज 1 एएमयू। अब आओ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मेरे बेटा। अगर कैलकुलेट करोगे, एक डेसिमल इधर खिसकाओ, 19.9, एक डेसिमल इधर खिसका
तो -24 हो गया मेरे बच्चे, और नीचे में तो 12 है ही। 12 से अगर इसको डिवाइड करोगे 19.9 को, तो ये आ जाता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इसको अपनी आत्मा में हमेशा हमेशा के लिए संभालो। 1 AMU क्या होता है? 1 AMU और ग्राम में ये रिलेशन है बेटा। 1 AMU 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। और कैसे आया, समझ में आया ना? तो बेटा जी यहां से तो साफ साफ प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ? कि यार AMU ग्राम से बहुत 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 छोटा है। AMU और ग्राम सेम चीज नहीं है। AMU ग्राम से बहुत छोटी चीज है भाई। प्रूव हो गया। और याद रखना हमेशा 1 AMU, और कैसे आया समझ में आया? 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है सर, समझ में आ गया। AMU और ग्राम सेम चीज नहीं है। बट सर फिर किताबों में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होना चाहिए 16 AMU, बट क्यों लिखा होता है किताबों में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम? क्योंकि सेम चीज तो है नहीं। AMU तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटा है ग्राम से, तो फिर क्यों सर ग्राम में लिखता है एटॉमिक मास को? चलो उसको भी प्रूव कर देते हैं। वहां से एक बहुत मस्त जबरदस्त कंसेप्ट निकल के आएगा। ठीक है, जो हम एक नंबर रटते थे हमेशा, वो आज प्रूव कर देते हैं। देखो प्रूव करने के बाद देखो होता क्या है मेरे बेटा, अगर आपको सारा इन एंड आउट पता है ना किसी भी कंसेप्ट का, तो आप देखोगे फिर क्वेश्चन करने में आपका ना परफेक्शन, स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है। तो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द कंसेप्ट। हर चीज के पीछे के ना वाई को जानो। वाई भाई, ये आपने याद क्यों कराया, इसका रीजन दो भाई। रीजन, अगर जब रीजन पता होते हैं ना बेटा हर चीज के, तो देखो अपने आप पढ़ाई में मजा आने लगता है। और यार पढ़ाई में मजा ही तो चाहिए नीट फोड़ने के लिए, ठीक है ना? तो उसको बेटा मजे लो पढ़ाई में, तो उसके लिए पहले कंसेप्ट्स की गहराई में जाना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब 1 AMU और ग्राम में रिलेशन आ गया। अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये AMU एटॉमिक मास को ग्राम में क्यों लिखता है। करे करे करे, क्या मतलब है उसका? चलो आओ, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब चलो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट खेलते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं, ऐसे ही चलो आपस में खेलते हैं। मैंने बेटा जी, मान लो पूरा फोकस यहां, मैंने आपके हाथ में ऑक्सीजन का एक एटम दिया। मैंने आपके हाथ में ऑक्सीजन का एक एटम रखा है। बताओ मैंने कितना वजन दिया है आपको? बोलो बोलो, ऑक्सीजन का एक एटम कितना वजन? अरे 16 AMU दिया है भाई। तो ऐसा ही बात है, एक ऑक्सीजन एटम का वजन 16 AMU होता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो हमें पता है 16 AMU ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एक एटम होता है। अरे बिल्कुल ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। भाई मैंने एक ऑक्सीजन एटम आपको दिया, तो कितना वजन होगा उसका? 16 AMU। तुम्हें पता है एटॉमिक मास 16 AMU है, तो यस 16 AMU ऑक्सीजन में एक एटम होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आओ इसी AMU को मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूं। अभी देखो पिछली स्लाइड में देखो बेटा, मैंने AMU और ग्राम का रिलेशन बताया। 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, 1 AMU इतना होता है। तो 16 AMU को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं 16 AMU को लिख सकता हूं बेटा 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अरे बोलो ना, बात सेम ही है। अरे बात सेम है ना? हाँ, तो इतने ग्राम ऑक्सीजन में भी कितना एटम होगा? अरे एक ही एटम होगा ना। बिल्कुल, अरे एक ही एटम होगा। तो इतने ग्राम ऑक्सीजन में एक एटम, कोई दिक्कत नहीं। जब इतने ग्राम ऑक्सीजन में एक एटम होता है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे? यूनिटरी मेथड बेटा, जब इतने ग्राम में एक एटम, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम? तो ये डिवाइडेड बाय ये, यूनिटरी मेथड, एक नियम। ठीक है, इनटू में ये, लो जी इतने एटम होंगे ऑक्सीजन के, कोई दिक्कत नहीं। भाई जब इतने ग्राम में एक एटम, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने एटम? ये डिवाइडेड बाय ये इंटू ये, यही तो यूनिटरी मेथड है। 16 से 16 गया बेटा, इसको 10 की पावर -24 को ऊपर भेजो, 10 की पावर +24, नीचे में 1.66 रह गया। इसको कैसे लिख सकता हूं? 10 की पावर 24 को लिख सकता हूं 10 की पावर 23 बाय 1.66। 10 को 1.66 से डिवाइड करो, तो मेरे बेटा ये आ जाता है
6.023 इंटू 10 की पावर 23। कुछ जानी पहचानी संख्या लग रही है? सच्ची बोलो, कुछ जानी पहचानी संख्या लग रही है? यस, इसी नंबर को अपन बोलते हैं मेरे बेटा एवोगैड्रो नंबर। अरे मेरे बच्चों, एवोगैड्रो को कोई सपना नहीं आया था, ये सिंपल सी कैलकुलेशन करी थी उसने। तो दिस इज एवोगैड्रो नंबर। कैसे निकलता है समझ में आया? और यहां से हमने एक बहुत शानदार चीज प्रूव कर दी। क्या? अगर एटॉमिक मास को एएमयू में लिखोगे, और ध्यान से देखो, अगर एटॉमिक मास को आप एएमयू में लिखोगे मेरे बेटा, तो आप देखो एक एटम का वजन होता है। अगर एटॉमिक मास को एएमयू में लिखोगे तो एक एटम का वजन है। बट उसी एटॉमिक मास को अगर किस में लिख दोगे, ग्राम में, तो एक एटम का वजन नहीं है, वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वजन है। समझ में आया मेरे बेटा? और इसी नंबर को बोला जाता है एक मोल। एक मोल कोई जादुई छड़ी नहीं है, एक मोल ये नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला मेरे पास एक मोल मार्कर है, मैंने बोला मेरे पास एक मोल मार्कर है। कितने सारे मार्कर हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मार्कर है। मैंने बोला मेरे एक मोल बच्चे हैं, तो मेरे कितने सारे बच्चे हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अरे बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूं वो वाले प्राकृतिक बच्चे मत समझ रहा, इतने सारे बच्चे कैसे हो सकते? बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है? तो आई थिंक मेरे बच्चों अच्छे से समझ में आ गया सब लोगों को। तो बेटा हमने प्रूव कर दिया, इस चीज को हम फिर से प्रूव करते हैं। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो दोबारा से प्रूव करता हूं यूजिंग सम अनदर एलिमेंट। ठीक है, कराऊं? बोलो, चलो करते हैं। बहुत बढ़िया, चलो फिर से देखते हैं। बेटा जी मान लो मैंने आपको नाइट्रोजन दिया, एक एटम। बता एक नाइट्रोजन एटम का वजन कितना होता है? 14। 14 क्या? AMU। यस, 14 AMU नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का एक एटम होता है। बहुत बढ़िया, लिख लो मेरे शेरों, 14 AMU नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के एक एटम होता है भाई साहब, नाइट्रोजन का एक एटम। बहुत बढ़िया। आओ इसी को मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूं, इसी को ग्राम में 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो 14 AMU को ही क्या लिख सकता हूं मैं? 14 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बात सेम है ना? हाँ, बस ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो इतने ग्राम नाइट्रोजन में भी कितना एटम होगा? एक ही एटम होगा नाइट्रोजन का। बहुत बढ़िया। तो जब इतने ग्राम नाइट्रोजन में एक एटम, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम? यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इंटू ये कर लो मेरे बेटा। फिर से आप देखोगे क्या हुआ, फिर से देखो मेरे बेटा, 14 से 14 गया, ये ऊपर गया 10 की पावर +24, और इसको सॉल्व करोगे फिर से वही संख्या आ गई ना पिछली स्लाइड वाली। फिर से सॉल्व करोगे तो ले मेरे बेटा फिर से वही आ गया, बार बार एवोगैड्रो नंबर। इसको हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान रखना। एवोगैड्रो नंबर को हम Na, मतलब ये नंबर ना लिख के किताबों में आप देखोगे, क्वेश्चंस में आप देखोगे Na लिख देगा, तो Na का मतलब ही ये नंबर है। और दिस नंबर इज 1 मोल, दिस नंबर इज 1 मोल। पक्का? तो बेटा एक चीज प्रूव हो रही है ना, बार बार देखो, बार बार एक चीज प्रूव हो रही है। अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को मैं AMU में लिख रहा हूं, तो एक एटम का वजन है। बट अगर उसी के एटॉमिक मास को मैं ग्राम में लिख रहा हूं, तो वो एक एटम का वजन नहीं है, वो इतने एटम्स का वजन है, 1 मोल एटम्स का वजन है। तो ये चीज प्रूव कर दी है, इस स्टेटमेंट को अब याद करने की जरूरत नहीं है। इट हैज बीन प्रूव्ड। एवोगैड्रो नंबर को तुम बार बार प्रूव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ना। तो चलो इस स्टेटमेंट को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में संभालो मेरे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी नीट की प्रिपरेशन के दौरान, कंप्लीट प्रिपरेशन के दौरान ये स्टेटमेंट बेटा यूज होगी। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल करने में। एटॉमिक वेट अगर AMU में लिखते हो तो वो एक एटम का वजन होता है। एटॉमिक वेट इन AMU रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 एटम, रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 एटम। बट इज मोर इंपॉर्टेंट। बट अगर एटॉमिक मास को, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को
आप अगर लिखोगे ग्राम में तो वो एक एटम का वजन नहीं दिखाता, एक मोल एटम का वजन दिखाता है। बट एटॉमिक वेट इन ग्राम रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 मोल एटम्स, रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 मोल। इसको लिख लो। और 1 मोल कुछ नहीं है, ये नंबर होता है 1 मोल यार, जिसको आप ड्राइव कर चुके हो। तो बोलो एक क्लियर हो गया बेटा। इसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी आत्मा में संभालो मेरे बेटा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एटॉमिक वेट को अगर एएमयू में लिखेंगे तो एक एटम का वजन, अगर उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख दोगे तो एक मोल एटम का वजन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो अब इसी के ऊपर अब देखो क्वेश्चन आते हैं बेटा। कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। बोलो अभी तक जो जो पढ़ा है एक एक चीज क्लियर हो गई ना? चलो अभी तक जो जो पढ़ा है समराइज करा देता हूं अभी के अभी विद इन 1 मिनट, है ना। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या हो, चलो मेरे साथ साथ करना, मेरे साथ साथ। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री पढ़ाई है मैटर की, डिटेल्ड पढ़ाई। मैटर बना होता है एटम का, तो केमिस्ट्री पढ़ना है तो एटम को पढ़ना पड़ेगा। एटम की सारी प्रॉपर्टी जाननी होंगी, तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी जानी एटम का वेट कैसे निकालते हैं। तो एटम का वेट निकालने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड माना जाता है, और एटम का वजन निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड माना गया उसको नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। एंड व्हाट इज 1 एएमयू? एक कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा। फिर दुनिया में किसी भी एटम का वजन नापना था तो क्या किया, उस एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से, मतलब 1 एएमयू से कंपेयर किया और देखा कितना गुना आया। तो हमें जो भी एटॉमिक मास याद कराया गया है वो 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के रेस्पेक्ट में याद कराया गया है। फिर इश्यू आया एटॉमिक मास भाई एएमयू में होना चाहिए हमेशा, क्योंकि हम तो एएमयू से कंपेयर करते हैं, तो ग्राम में क्यों दिया होता है, तो वो भी हमने प्रूव कर दिया। अगर एटॉमिक मास एएमयू में लिखा है किसी एलिमेंट का, मतलब उसके एक एटम का वजन है। बट एटॉमिक मास अगर ग्राम में लिखा हुआ है तो एक एटम का वजन नहीं है, एक मोल एटम्स का वजन है। क्लियर हुआ? अब इसका हम न्यूमेरिकल एप्लीकेशन सीखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब अपन लोग करते हैं। करें? चलो अब दिल थाम के बैठना, और मैं नहीं करूंगा, मेरे साथ साथ तुम भी सॉल्व करोगे, ठीक है? हाँ तो चलो आओ। सबसे पहला क्वेश्चन टुच्चा क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन, बट ठीक है शुरुआत फर्जी से ही करनी है, तभी तो सीखेंगे, फिर धीरे धीरे उसको बिल्ड करेंगे। हाँ, बेस मजबूत बनाना है, नींव मजबूत होगी तभी बड़ी शानदार ऊंची इमारत खड़ी होगी बेटा, ठीक है? हाँ चलो क्वेश्चन है बहुत टुच्चा सा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4.6 ग्राम सोडियम। ठीक है भाई, बड़ा आसान है। सोडियम का एटॉमिक मास, देखो कोई भी एलिमेंट दिया ना पहले उसका एटॉमिक मास देख लो। सोडियम का एटॉमिक मास आपको पता है 23 होता है। अगर मैं बोलता हूं 23 एएमयू तो सोडियम के एक एटम का वजन है। बट अगर मैंने बोला 23 ग्राम, तो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखते हैं तो एक मोल एटम्स का वजन होता है। तो अगर मैं बोलूं सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक मास 23। अगर मैं बोलूंगा 23 ग्राम सोडियम तो 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल सोडियम एटम होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमें यहां से पता लग गया 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम होंगे, 1 मोल। अरे 1 मोल को तो एवोगैड्रो नंबर, अरे 6 इंटू, अरे Na क्या है, Na क्या है 6 इंटू 10 की पावर, मतलब वही एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो भैया 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल सोडियम एटम होते हैं। तो यहां पे पूछ रहा है, ये हमें पता है क्योंकि एटॉमिक मास को ग्राम में लिखा, तो 1 मोल एटम, तो 23 ग्राम में 1 मोल एटम है, तो 4.6 ग्राम में पूछ रहा है। अरे यूनिटरी मेथड बेटा, पूरा चैप्टर ये यूनिटरी मेथड सॉल्व हो जाता है कि इतने ग्राम में इतने एटम, ये तो पता है हमें, तो इतने में कितने, खत्म कहानी। यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इंटू में ये, लो जी लो, 23 दूनी 46, 2/10.2 Na। सच्ची बोलो नहीं आया, व्हाट्स द राइट आंसर मेरे बच्चे? इसमें ये 0.1 Na हो जाएगा, ये 0.05 Na। ओहो, डी मस्ट बी द राइट आंसर। सच्ची बोलो, समझ में आया? दुनिया में कोई भी एलिमेंट अगर उसका वजन दिया है तो कितने एटम है निकाल लोगे ना। वाह, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया वाला, मजेदार वाला। ये बेटा आज का एक छोटा सा सेशन है, ये बस आपको इंट्रोडक्शन है बेटा मोल का। अभी इसमें बहुत कुछ आता है, अगले सेशंस में बहुत औसम तरीके से और बेटा और बहुत सारी चीजें करेंगे अपन लोग, मजा आएगा बेटा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा है जिसमें 100% स्कोरिंग की जा सकती है, और मेरे साथ बने रहना,
100% स्कोर होगा मेरे बच्चे। सिंसियरिटी से पढ़ेंगे, मजेदार पढ़ेंगे, पढ़ाई इंटरेस्टिंग होती है बेटा, बोरिंग नहीं होती, ठीक है। हाँ, तो चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन, देखो उन्हीं कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं जो अभी तक सीखे हैं। व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज प्रेजेंट इन 80 ग्राम कैल्शियम। का मतलब क्या हुआ? कमॉन 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 कमॉन, अंग्रेजी है। देखो क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन के कितने वजन में उतने ही एटम होंगे जितने 80 ग्राम कैल्शियम में होते हैं। मतलब 80 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम होते हैं उतने ही एटम ऑक्सीजन के कितने वजन में होंगे। तो घबराओ नहीं, बेसिक से बेटा आंसर निकालेंगे। आपको पता है कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? जल्दी बोलो। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। और आपको पता है एटॉमिक मास ग्राम में लिखने पर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम का वजन है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 80 ग्राम कैल्शियम में कितने एटम है कैल्शियम के, क्योंकि ये पूछ रहा है जितने एटम 80 ग्राम कैल्शियम में ही है ना, उतने ही एटम ऑक्सीजन के कितने वजन में होंगे। तो देख लेते हैं 80 ग्राम कैल्शियम में कितने एटम, एटॉमिक मास होता है 40, तो हमें पता है इसको हम ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल एटम। तो 40 ग्राम कैल्शियम में कितने एटम? 1 मोल, ठीक है ना। कितने एटम होंगे कैल्शियम के? ठीक है, 40 ग्राम में इतने, तो 80 ग्राम में कितने होंगे? अरे 2 मोल ना, यूनिटरी मेथड, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये इतने एटम। तो यस मेरे बेटा इतने एटम्स होंगे कैल्शियम के, कितने में? 80 ग्राम कैल्शियम में 2 मोल एटम है। आसानी से हो गया प्रूव। अरे सिंपल सा है, 40 ग्राम कैल्शियम में 1 मोल एटम होंगे, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है और हम प्रूव कर चुके हैं एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम होते हैं। तो 40 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम के 1 मोल एटम, तो 80 ग्राम में कितने? 2 मोल एटम, यूनिटरी मेथड से निकल गया। ठीक है, तो भाई 80 ग्राम में 2 मोल एटम है, तो इतने ही एटम ऑक्सीजन के कितने वजन होगा उनका? तो घबरा मत, ऑक्सीजन का तेरे को पता है एटॉमिक मास क्या होता है? 16। अगर मैं बोलूं 16 ग्राम में 1 मोल हो जाएंगे ना, तो यस 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन का वजन कितना होगा? जल्दी बोल, कितना होगा? 16 ग्राम, क्योंकि एटॉमिक मास 16 है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वजन 16 ग्राम। बेटा 2 मोल एटम सोडियम ऑक्सीजन के, तो 2 मोल एटम का वजन कितना होगा? जल्दी बोलो ना, कितना हो जाएगा? ये डिवाइड बाय ये में, बहुत बेटा आसानी से मैं करा रहा हूं आपको। 16 दूनी 32, मेरे बेटा जी 32 ग्राम होगा। उन्हीं चीजों का यूज करते करते आसान लगा, नहीं लगा? इसने आगे ना समझ में, इसने बोला 80 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम है, 80 ग्राम कैल्शियम में कितने एटम है? 2 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन का वजन होता है 16 ग्राम, क्योंकि एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने पर 1 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वजन 16 ग्राम, तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम का वजन 32 ग्राम, तो 32 ग्राम मस्ट बी द राइट आंसर। सच्ची बोलो, समझ में आया मेरे बेटा? आसानी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन करो मेरे बच्चे, बहुत आसान है सब कुछ, जल्दी 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 इसको आप लोग ट्राई करो। ये कह रहा है इफ n इज द एवोगैड्रो नंबर, ये तो हमें पता ही है एवोगैड्रो नंबर है 1 मोल, 6 × 10⁻23, देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन। ओहो बेटा ध्यान रखना, एटम का जो वजन होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करता ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन डालने या इलेक्ट्रॉन निकालने से एटम के वजन पर फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14। अब इसमें तुमने 3 इलेक्ट्रॉन बेशक एक्स्ट्रा डाल दिए, अरे तभी तो नाइट्राइड आयन बना भाई। एटम तो न्यूट्रल होता है, 3 माइनस क्यों आया होगा? 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिए तुमने उसके ऊपर, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मुकाबले नेग्लिजिबल होता है। तो मेरे बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालने से मास पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी नाइट्राइड आयन का भी एटॉमिक मास है ना, वो 14 ही होगा मेरे बच्चे। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नॉर्मली देखो, अगर नाइट्रोजन न्यूट्रल एटम होता है
वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा, ठीक है। हाँ बेटा, इसका एटॉमिक नंबर तो 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, नाइट्रोजन की ऐसी होती है ना बेटा, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ तो नाइट्राइड आयन है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिए। अबे तो आउटर मोस्ट में ही ऐड होंगे ना, वो 3 आउटर मोस्ट में ही तो ऐड होंगे। तो बेटा ये आउटर मोस्ट में एक नाइट्रोजन आयन, एक नाइट्राइड आयन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे बेटा। अरे समझना, नाइट्रोजन जब एटम था केवल, तो एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, आउटर मोस्ट में 5 थे, बट नाइट्राइड में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किए, तो वो आउटर मोस्ट में ऐड होंगे ना। तो एक नाइट्राइड आयन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में, पक्का। तो एक नाइट्राइड आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बस इतना ध्यान रखना। अब आ जाओ, अब ये कह रहा है 4.2 ग्राम नाइट्राइड में कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको, बहुत आसानी से कर लेंगे बेटा। सुनो बेटा, नाइट्राइड का एटॉमिक मास 14, एएमयू बोलूंगा तो 1 आयन, ग्राम बोलूंगा तो 1 मोल आयन, है ना। तो 14 ग्राम नाइट्राइड में बेटा ध्यान रख, मैंने फिर से बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ऐड करने या निकालने से मास पे एटम के पे कोई फर्क पड़ता नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, तो 14 ग्राम नाइट्राइड में मेरे बेटा 1 मोल, है ना, नाइट्राइड आयन होंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 1 मोल नाइट्राइड आयन 14 ग्राम में। तो 14 ग्राम में इतने 1 मोल आयन, तो 4.2 ग्राम में कितने, 4.2 ग्राम नाइट्राइड में कितने आयन, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, इतने नाइट्राइड आयन होंगे, पक्का। हाँ भाई, 4.2 ग्राम में थे 14, इसको 10 करो तो 14 तिया 42, 0.3 Na, इतने नाइट्राइड आयन हैं, इतने नाइट्राइड आयन है। बट इसने नाइट्राइड आयन नहीं पूछे, इसने पूछा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्राइड आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे बेटा, एक नाइट्राइड आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्राइड आयन में 16 हो जाएंगे, 3 में 24 हो जाएंगे। अरे क्योंकि एक नाइट्राइड आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जितने नाइट्राइड आयन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके 8 गुना हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 8 दिया 24, तो बेटा राइट आंसर 2.4 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ईमानदारी से बोल, समझ में आया नहीं आया बेटा जी। आप देखो, आपको साफ साफ दिख रहा है, एक नाइट्राइड आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड किए ना बेटा, वो तो आउटर मोस्ट में ऐड होंगे, ठीक है। तो एक वैलेंस, एक नाइट्राइड आयन में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्राइड में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 नाइट्राइड आयन में कितने हो जाएंगे, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नाइट्राइड आयन की संख्या की 8 गुना होगी। तो बस मतलब नाइट्राइड आयन की संख्या निकाल ली मैंने 4.2 ग्राम नाइट्राइड में। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, इलेक्ट्रॉन डालने निकालने से मास में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 14 ग्राम में 1 मोल आयन, तो 4.2 ग्राम में इतने आयन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 गुना। आ गया नहीं आया समझ में? ईमानदारी से बोलो। बहुत बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, ठीक है। आई थिंक बेटा बहुत आसान लग रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, चलो पिछला छापना है क्या, चलो पिछला कर देता हूं, है ना। सच्ची बोलो बेटा, आसान है ना सब कुछ। देखो अगर कंसेप्ट करते हैं ना बेटा तो फिर चीजें मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बार बार देखो, एक बार में आ जाएगा, एक बार में फोकस करके तो सुनो, ठीक है ना, फिर मजा ही आएगा यार, है ना। और ना मैं एक कहानी सुनाता हूँ बहुत बढ़िया सी। एक बच्चा था, बिल्कुल, वो बिल्कुल 12वीं पास हुआ था, बट उसको आता कुछ, देखो ये भी तुम जानते हो कि कई बार ऐसा होता है कि हम 12वीं पास कर जाते हैं बट सच में हमें कंसेप्ट पता ही नहीं होते, बस याद करके हम समाव कर जाते हैं। तो मेरे बेटा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो बच्चा मतलब मैं पढ़ाता था उसको, तो वो जैसे ही उसने ड्रॉप ईयर लिया, मतलब उसको ये तक नहीं पता था 1 मोल क्या होता है, एटॉमिक मास तक याद नहीं थे, सच बता रहा हूँ मैं, फिर भी बच्चा हो जाता है। तो बेटा उस बच्चे ने, तुम बताओ उसका हुआ होगा नहीं हुआ होगा सिलेक्शन? सिलेक्शन हुआ। तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि बेटा ऐसे भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा हो कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं सीख पाया अभी तक, है ना, मुझे आता नहीं है, तो मेरे बेटा आप जैसे लाखों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं,
जो 12वीं पास हो गए थे बट फिर भी ब्लैंक थे एज फार एज कंसेप्ट इज कंसर्न, उन लोगों ने भी मेहनत करके मेरे बेटा बहुत कुछ सीखा और 1 साल के अंदर 1 साल की अथक मेहनत से उन्होंने नीट फोड़ दिया। तो अगर नहीं भी आता तो क्या दिक्कत है, सीख तो रहे हैं बेसिक से। मैं तो यही मान के पढ़ाऊंगा ना कि तुम्हें नहीं आता कुछ भी, तो देख मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे, आराम से नीट निकलेगा यार, सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बहुत बढ़िया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, आज का छोटा सेशन है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करो। आज ये इंट्रोडक्टरी सेशन था और जिसमें हमने बेटा कुछ मोल के बारे में जानने का प्रयास किया है, एटम्स के बारे में जानने का प्रयास किया, बहुत कुछ है आगे और अभी धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ, which of the following has maximum number of atoms? Come on, which of the following has maximum number of atoms? जल्दी जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, बिल्कुल बेसिक से चिपक के चलो, फिर शॉर्टकट भी कराऊंगा मैं अगले सेशंस में कि शॉर्टकट से भी कैसे आंसर निकालने, बट पहले बेसिक से आंसर आना जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, सब में निकाल लो ना, सब में निकालने पड़ेंगे एटम। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, याद है ना, 24 ग्राम बोलूंगा तो 1 मोल मैग्नीशियम, अरे एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम, यस 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम होंगे मैग्नीशियम के, 1 मोल एटम, बहुत बढ़िया। तो 24 ग्राम में इतने एटम, तो 1 ग्राम में पूछ रहा है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, ये डिवाइडेड बाय ये इंटू ये, अरे इतने एटम्स होंगे भाई, यस। अब बी में निकालो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल एटम, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 1 मोल एटम, क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम का वजन होता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल एटम, तो 1 ग्राम में पूछ रहा है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, Na/16, ईमानदारी से बोलो ए में ज्यादा है या बी में ज्यादा है, न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये ज्यादा बड़ा टर्म हो गया ना मेरे बेटा, तो ए और बी को कंपेयर करें तो बी में एटम्स की संख्या ज्यादा है, बट हमें तो सी और डी भी देखने हैं। आ जाओ सी में मेरे बेटा, सी में आ जाओ, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास 7, तो 7 ग्राम लिथियम में 1 मोल एटम, तो यस लिथियम का एटॉमिक मास 7, तो 7 ग्राम लिथियम में 1 मोल लिथियम के एटम होंगे, तो 1 ग्राम में पूछ रहा है 1 ग्राम लिथियम में कितने होंगे, Na/7। तो बता ए बी और सी में सबसे ज्यादा एटम किस में दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा सी में है, यस यस। अब डी में बता, डी में बता, डी में बता मेरे बच्चे, सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है, 108, ठीक है, तो 108 ग्राम सिल्वर में 1 मोल सिल्वर के एटम होंगे, पक्का 108 ग्राम में इतने होंगे, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, Na/108। अब ईमानदारी से बताओ ABCD सबसे ज्यादा एटम किसमें लग रहे हैं, सबसे ज्यादा एटम सी में है, सबसे कम एटम बी में है, तो यस इसने पूछा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछे हैं और वो राइट आंसर हो जाएगा सी। ईमानदारी से बोलो मेरे बच्चों को अच्छे समझ में आया नहीं आया, मेरे बेटा जी बिल्कुल इसी तरीके से आज बस हमने एटॉमिक मास पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और बेटा जितना हमने अभी तक पढ़ा है कंसेप्ट, इसके बाहर ना क्वेश्चन बने हैं ना बन सकते हैं, और जितना हमने कंसेप्ट सीखा है उससे बेटा सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। आई होप मेरे बेटा आज आप लोगों को मजा आया, काफी कुछ सीखने को मिला, ठीक है, और बहुत कुछ है बेटा, अभी तो शुरुआत है, काफी कुछ सीखेंगे, बस बने रहना, रेगुलरली फॉलो करना, और इस ऑसम वाले प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ बने रहना बेटा, काफी इंजॉय करेंगे अपन लोग। और ध्यान रखना ये जो सफेद कोट है ये पहन के छोड़ेंगे अपन लोग, ठीक है, और बट वो ऐसे सोचने से नहीं होता, सपने लेने से नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी होगी और मिलके मेहनत करेंगे। आप बेटा थोड़ी सी आप x मेहनत करोगे ना, मैं 10x मेहनत करेंगे, और बेटा मिलके अपन लोग ये व्हाइट कोट तो बेटा आपके कंधे पे डालना ही डालना है, ठीक है, विद स्टेथोस्कोप हैंगिंग अराउंड। विद दिस नोट आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।